हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, सीजी टेट का जो कल पेपर हुआ है 1 फरवरी को, उसका पेपर 2 का अभी हम लोग सीडीपी का आंसर देखेंगे। ध्यान रखेंगे, पेपर 2 सीडीपी का आंसर हम लोग देखेंगे। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने हिंदी के 30 प्रश्नों का आंसर देखा, 31 से 60 तक। अभी हम लोग 1 से लेकर 30 तक के आंसर देखेंगे बाल विकास के। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का जो सेट होगा वो आप देख लेंगे कौन सा सेट का है ये पेपर, क्योंकि इसमें सेट लिखा नहीं हुआ है, जिन्होंने भेजा है ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन सा सेट है, मुझे नहीं पता, मैं आंसर आपको कराते जा रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पेपर से मिलान करते जाइएगा। ठीक है, और व्हाट्सअप में जरूर मैसेज करके शिक्षक वृत्ति सहायक शिक्षक बैच से जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है टाबा मॉडल संबंधित है। पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छे लेवल का फेंक दिया है। ठीक है, चलेगा। तो टॉबा मॉडल किससे संबंधित है? तो ये आपके पाठ्यक्रम विकास से संबंधित है टॉबा का मॉडल। ठीक है, पहला का हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है, निम्नलिखित में कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती हैं? तो कौन कौन सी वो दो प्रजनन कोशिकाएं हैं? तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के और एम। पितृक कोशिका, मातृक कोशिका, ये दोनों मिलकर किसी नए शरीर का निर्माण करती है, तो के और एम आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए? तो समावेशी कक्षा के लिए कौन कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए? थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, जिन्होंने पीडीएफ बना के भेजा है थोड़ा सा ब्लर बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए समावेशी शिक्षा के लिए। फिर शिक्षक प्रशिक्षित होना चाहिए जो टीचर है। पर्यावरण में परिवर्तन भी होना चाहिए। अलग अलग नहीं कक्ष, ये तो गलत हो गया, ये तो हमारा ऐसे गलत है। तो एम जिसमें उसको हटा दीजिए, ये गलत हो गया। इन तीनों में से फिर जे के एल तीनों आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समावेशी कक्षा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, बढ़िया क्वेश्चन है। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है आपके अनुदेशन के दौरान छात्र प्रगति का परीक्षण करना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशन के दौरान छात्र की प्रगति का परीक्षण करना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर पांचवा, वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। ठीक, वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है? बोला जहां नहीं हो गोला घेर दिया करे, बोले हैं आप, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए बीज कोष का निरंतरता ये है, प्रत्यागमन ये भी है, विज्ञान मेंडल का तो है ही, आगमन ये तो गणित का है। ठीक है, तो वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगमन विधि। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अच्छी बात है, सही है। सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो एकदम सही है दोनों। तो उसकी व्याख्या भी ये कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, तो ये हमारा 6 का हो जाएगा ए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो जो संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो चलता है मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन में पहले अंकों का संग्रहण करते, विश्लेषण करते, इस प्रकार के जो ये चारी चीज़ें दिए हुई है, 6, 1 2 3 4 5 6, इनको क्रम से जमाना था। तो सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है LOMNK। एल मतलब सबसे पहले आप उद्देश्य, क्षेत्र, विधि सहित मूल्यांकन की बात करेंगे। दूसरा आपके फिर आएंगे मूल्यांकन गतिविधियों का क्रियान्वय। फिर आप आएंगे एम, आंकड़ों का संग्रह करेंगे। फिर एन आएंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। फिर लास्ट में आप रिपोर्टिंग करेंगे के सबसे। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे बनेंगे। अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चन देखा, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि टफ लेवल क्या है, कि आप लोग जितना तैयारी किए हैं, हम लोग तैयारी किए हैं, उससे नहीं बनेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको शुरू से बताया था, जितने लोग हमारे बैच में भी जुड़े थे, क्वेश्चन यही नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको इतना प्रैक्टिस कराते हैं। और केवल एक ही, आज भी मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम निकालना, केवल प्रैक्टिस ही है। आप जितने नए 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 प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का, उतने ही आपका दिमाग सही आंसर लेने पर शार्प होते जाता है। और ये सारे जो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये आप उसी आधार पे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप हल कर पाएंगे। चलिए 8वां नंबर, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के प्रतिभा माता पिता बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस संबंधित? मतलब वही है जिसके पिता माता
जॉब में होशियार रहते हैं, उसके बच्चे भी होशियार होते हैं, जिसके गांव में कहते हैं उसके बच्चे थोड़ा सा कम विकास करते हैं, ऐसा वाला जो धारणा है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, साथ साथ चलता है प्रत्यागमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे 8 का डी। ध्यान रखेंगे कोई आंसर बताने में कुछ मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान अगर नहीं दे पाऊँ क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। कल किसी ने पीडीएफ नहीं भेजा था, मैं बार बार बोला था, 2 बार ग्रुप में मंगा था। आज सुबह किसी ने भेजा तो आज मैं दिन भर कहीं बाहर थे इसलिए नहीं बना पाया हूँ। अभी मैं डायरेक्ट आपके सामने डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ और बना रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो उसको ध्यान रखेंगे, उसको कलेक्शन कर देंगे और कमेंट में आप लोग डाल दीजिएगा सर इसका आंसर आपने कुछ गलत किया है करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है, बिल्कुल। सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। तो ठीक है, रूढ़िवादिता आधारित पूर्वाग्रह पैदा करती है, बिल्कुल। अधिगम और निष्पत्ति प्रभावित करती है, तो कुल मिलाकर अधिगम की बात कर रहे हैं लिंग, तो ये भी दोनों एक दूसरे पे सही व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि आईक्यू स्तर के बढ़ते क्रम में न्यूनतम से अधिकतम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग हल कर रहे हैं। तो सबसे कम में आपका आएगा अत्यधिक मन बुद्धि, पहले के आएगा सबसे अत्यधिक मन बुद्धि, फिर उसके बाद देखेंगे गंभीर रूप से मन बुद्धि आएगा तो एल आ गया, फिर देखेंगे हम लोग फिर मध्यम मानसिक मन बुद्धि आएगा तो ओ आ गया, फिर आएगा हल्के मानसिक रूप से तो एम आ गया, फिर धीमी गति तो एन आ गया। मतलब कमज़ोर तो सभी हैं, लेकिन उसको कमज़ोर में भी नीचे लेवल से हमको ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 10 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैच द कॉलम है क्षेत्र सिद्धांत, मानववादी सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसको आपको सही जोड़ी मिलान करना था। देखिए 2-4 चीज़ें अगर आप जानते हैं तो उसी से ही आपका आंसर बनने लगता है। देखेंगे इसका सबसे पहले आप देखिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये सबको पता होगा, हम लोग कई बार क्वेश्चन में किए हैं। तो आंख मूंद के अगर आपको केवल एक ही चीज़ आपको पता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है डी का 1, और बाकी आपको पता रहे चाहे मत रहे कोई मतलब नहीं, सीधा आप मार देंगे ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हल किया जाता है, और ये तभी आ रहा है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक वाइज, एक साथ मिक्स हर प्रकार के जितने छोटे छोटे क्वेश्चन किए रहते हैं, तब जाके केवल एक चीज़ आपको पता है तो ये सारी चीज़ें फंस जाते हैं उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अभी तक 11 क्वेश्चनों का एनालिसिस करा पे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं अभी सीडीपी में, बाकी विषय का देखते जाएंगे। हिंदी में बहुत शानदार पेपर आए हैं, 25 से 30 के बीच में आपका सभी का नंबर आ रहा होगा। इसमें अभी 11 प्लस क्वेश्चनों में आपका कम से 9 से 10 क्वेश्चन सभी सही होंगे, एक आध कोई मिस्टेक किए होंगे, सब क्वेश्चन सही होना था अभी तक के हम लोग जिसमें पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल चरणों का प्रतिनिधित्व करते? देखिए सेम प्रकार का हो गया, जो क्वेश्चन वो रिपीट हो गए क्या? वही है, तो ये इसमें कुछ ये इसको चेंज किया है। तो सबसे पहले उद्देश्य दायरा आएगा, ऑप्शन ए लाएगा पहले, फिर आएगा आपका मूल्यांकन क्रियाओं का क्रियान्वय। ठीक है, तो क्रिया का ओ, तो ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा 12 का डी। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन है तो दोनों को आप ध्यान से देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। ठीक, उसकी जाति जैसे विकास करता है उसी अनुरूप वो भी विकास करता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो आप सभी पता है हलॉक के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर ए, इसको भी हम लोग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है अधिगम प्रगति की निगरानी करना, छात्रों की वर्तमान ताकत का निर्धारण करना। सीधे हम लोग आते हैं रचनात्मक क्या होता है, तो वो होता है आपका अधिगम प्रगति की निगरानी हम लोग भी करेंगे, ये भी आएगा, और आएगा प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठपोषण। निर्धारित करना नहीं है, किसी भी चीज़ को हमको निर्धारित नहीं करना किसी टाकरान को, तो ये के तो ऐसे ही कट हो गया, तो के जहाँ जाए उसको तो ऐसे ही काट दीजिए, ये के कट हो गया, ये के कट हो गया, अब बच गए 2, जे और एम और जे और एल। अंत में छात्र मूल्यांकन अंत में नहीं करेंगे, हमको हर बार करना रहता है, तो अंत में जो करते हैं उसे रचनात्मक नहीं कहता, तो एम तो नहीं आ गया, तो ये सबसे बेस्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो 14 का हो जाएगा डी, 14 का डी रचनात्मक मूल्यांकन के लिए जे और एल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वागींद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा
प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है, भाषा विकास एक क्रम के अनुसार होता है, भाषा विकास के क्रमों को सुव्यवस्थित कीजिए। तो भाषा विकास का जो क्रम है उसको व्यवस्थित करना था। तो सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसमें आएगा सबसे पहले आप देखेंगे इसमें ऑप्शन को, सबसे पहले हम लोग ध्वनि ही उत्पन्न करेंगे तो हमारा हो जाएगा के, तो केल केवल एक ही में है, तो ऐसे ही लग गया आपका आंसर। लो, आपको कुछ पता रहे चाहे मत रहे, आप सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न करेंगे, फिर उसको पहचान करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, शब्द या वाक्यों का निर्माण करेंगे, फिर लिखित भाषा प्रयोग करेंगे, फिर भाषा के विकास पूर्ण होता लाइन से ही दिया हुआ है। तो हमको केवल एक ही चीज़ पता था, तो हम लोग आंसर लगा दिए बी। अब मैं ये आंसर कैसे लगाया, कैसे मेरे कहते ये बार बार प्रैक्टिस का, आप लोग बार बार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं भले बार CDP ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके आंसर पे ही मैं आंसर लगा पा रहा हूँ। तो ये टेक्निक आपको भी आना चाहिए कि हमको केवल एक चीज़ पता है, तो उससे हमने पूरा आंसर निकाल लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन अभी तक बहुत शानदार मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि है। संवेग को आप कैसे प्रशिक्षित करते हैं, मतलब आपके जो मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसको आप कैसे करते हैं। तो दमन, उसको आप दबाएंगे, रोकेंगे, अपने बोलते हैं ना भावनाओं पर थोड़ा सा वो लगा के रखें, रोक के रखें, ठीक है, नियंत्रण रखिए। तो ये आ जाएगा दमन वाला आ गया, ठीक है, जे आ गया। और देखेंगे तो आपका आ गया शोधन, ये भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर दिख रहा है, इन दोनों में से ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। 16 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे और एम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गेने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी आप हो सकता है नहीं पढ़े होंगे गेने के अनुसार, ठीक है। तो इसका हम लोग सीधा मैं आपको आंसर बताता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो गया संकेत अधिगम, संकेत अधिगम, फिर हो गया आपका उद्दीपन अनुक्रिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही आंसर। तो हम लोग आंसर पे चलते हैं, डी आएगा गेने के अनुसार। देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी है। तो सृजनात्मकता से संबंधित कोई भी परिभाषा आप लोगों ने देखा जेम्स ड्रेवर के अनुसार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, जेम्स ड्रेवर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कथन और कारण पे संबंधित है। कथन पढ़ते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैविक और सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व तो माता पिता पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जैविक और सामाजिक विकास का दायित्व केवल माता पिता पर तो होता है, ये सही है, सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करे, तो हमारा बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, समग्र मूल्यांकन, समग्रात्मक उपागम, सतत मूल्यांकन, छात्र केंद्रित, समग्र मूल्यांकन। तो फीडबैक, सीमित, सीमित शब्द आ गया ना, इसीलिए गलती हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सीमित, फीडबैक तो आता, लेकिन यहाँ पे लिखा है सीमित, सीमित लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो 20 का हो जाएगा बी। देखिए एक एक जो निगेटिव पॉजिटिव मैं जितना क्वेश्चन कराता था आपको यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, तो मैं आपको बोलता था कि निगेटिव शब्द पॉजिटिव शब्द को पहचानना सीखिए, उसी से ही बहुत सारे आंसर आ जाएगा। तभी आपने देखा होगा कभी सीमित शब्द निगेटिव में आता है तो निगेटिव पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, यही बेनिफिट है। अब ये गलती मैं मत करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, आज से ही आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती में। बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज सारे निगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग एक साथ कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी लेवल का हो, आपको बस स्पीड मेंटेन करना है, बाकी सारे प्रश्न आप हल कर लेंगे। कोई इसमें अभी तक मैंने 21 क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जिसमें आप फंसेंगे या आपको नहीं आता होगा, ठीक है। चलिए, एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न में से किस विधि का प्रयोग कर रहा है। समस्या समाधान के लिए उसको क्या कर रहा है, विकास करना चाह रहा है। तो आगमन विधि तो आएगा नहीं, रचनात्मक विधि भी नहीं आएगा, समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, योग्यता ला रहा है, मतलब निगमन विधि भी नहीं आती। ये दोनों में से आपका फंस रहा है, रचनात्मक ह्यूरिस्टिक सबसे बढ़िया है, ऑप्शन नंबर सी ह्यूरिस्टिक विधि पे हम जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि। रचनात्मक भी आ सकता है, हो सकता है व्यापन रचनात्मक ले ले तो ये विवादित में फंस जाएगा, लेकिन मेन आपका समस्या समाधान खोज रहा है, मतलब खोज विधि आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, डेफिनेटली सी ही जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, नैतिक विकास के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो नैतिक विकास के क्रम में अगर हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले आएगा आज्ञाकारिता और दंड, सबसे पहले यही रहता है नैतिक विकास में।
क्या सही है क्या गलत है, हम लोग उसी के आधार पे हम लोग विकास करते हैं। तो एन हो जाएगा, एन वाले में 2 आपको दिख रहा है, ए और डी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा, हो गया भाई इसका, तो एल हो गया व्यक्तिवाद आदान प्रदान, तो यही आएगा ऑप्शन नंबर ए, एन एल हो जाएगा। इसमें के है, के आपके अच्छा व्यक्ति संबंध, ये बाद में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसको हम लोग फाइनल करते हैं, 22 को हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन 23, ब्लर है थोड़ा सा, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ सुनिएगा। वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है, नहीं है पूछा है, वंचित बालक तो नहीं है, मतलब निगेटिव चीज ढूंढते हैं, हीन भावना दिख गया मतलब ये निगेटिव है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मैं आपको बार बार बोला हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका सीजी टेट क्लियर कराएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका शिक्षक भर्ती में चयन दिलाएगा। आपको ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूँ बिल्कुल, नो डाउट, टेस्ट में भी नहीं आया होगा, लेकिन ये चीज़ें आपके आया हीन भावना, ये निगेटिव चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं, हीन भावना आ गया मतलब निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आंख मूंद के आप लगा सकते हैं, ये कला मैं आपको सिखाना चाह रहा था, मेरा उद्देश्य बैच में वही रहता है। प्रैक्टिस का मतलब ये कि आप नया क्वेश्चन कुछ भी आए आप बनाना सीखो। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से होकर गुजरता है, विकास के सोपानों और विशेषताओं का मिलान कीजिए। ठीक है, तो जब हम इसको मिलाएंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था को, तो ये चलते हम लोग एक बार कोशिश करते हैं इसको मिलाने का। तो शैशवावस्था, शैशव मतलब खुद से प्रेम करते हैं हम लोग, बच्चा केवल अपनी चीजें, तो आत्म प्रेम की भावना। तो 1 और 3 देखते हैं किसमें है, एक ही में, फिर फंस गया, केवल आपको एक ही पता है तो आप आंसर लगा लिए ऑप्शन बी, पढ़ने की ही जरूरत नहीं। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, बाल्यावस्था आपका आ जाएगा जिज्ञासा, बच्चा उस समय जानना चाहता है नया नया चीज़ों को, ट्रैक्टर है उसको खोल देता है, कहीं पेचकस पाना पकड़ के फ्रिज को खोल देता है, जिसको बात है उसको बनाने लगता है। फिर किशोरावस्था की बात करेंगे तो ये आपका काम शक्ति की परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, उत्तेजना आ जाती है उसमें, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण चालू हो जाता है। फिर आता है प्रौढ़ावस्था, तो नागरिक उत्तरदायित्व की अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन बोल रहा था पेपर कठिन आया है, बहुत दिक्कत वाला पेपर, तो बहुत सरल आया अभी तक। दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने हिंदी करवाया, बाकी अभी मैं देखा नहीं हूँ, साथ साथ देखते जा रहा हूँ। हिंदी बहुत शानदार पेपर आया है, सीडीपी बहुत शानदार पेपर आया है, एकदम बेहतरीन पेपर आया है, 1 नंबर सेट किए हैं जो भी सेट किए हैं। ठीक है, कोई लेंदी नहीं, कोई कठिन नहीं, अभी तक इन दोनों हम लोग देखते हैं। 2-4 प्रश्न है बाल विकास में जो डायरेक्ट है, जिसको आप लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अपने प्रैक्टिस के आधार पे बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है, तो अधिगम, अब अधिगम में संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं, मनोगत्यात्मक भी पढ़ते हैं, भावनात्मक भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ते हैं, क्रियात्मक भी पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक तीनों तो पढ़ते ही, मनोगत्यात्मक नहीं आता भाई, तो इसको हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। पहले तो सभी लगा, फिर हम लोग ने और इसको हटाना चाहा, तो अब पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक, मनोगत्यात्मक आपका अधिगम के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो कौन सा सबसे बेस्ट है इसमें से विशेषता है विशिष्ट बालक। चलिए आंसर करेंगे, तो इसका हो जाएगा, देखिए सबसे मेन वही रहता है, मानसिक न्यूनताग्रस्त ये नहीं होता, प्रतिभाशाली बालक ये भी आता है, लेकिन प्रमुख बोला है। और देखते हैं, तीव्र बुद्धि वाला, ये नहीं, तीव्र बुद्धि वाला नहीं आता। साधारण बालकों से भिन्न गुण और व्यवहार, तो ऑप्शन नंबर सी को फाइनल करेंगे। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत साधारण बालकों से भिन्न और व्यवहार वाला आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सीसी उद्देश्य और विवरण को दिया है, आपको जमाना था इसको। परीक्षा का तनाव, अधिगम परिणामों सुधार, तो इस पर सीधे कूट के साथ मैं आंसर पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग पहुँच गए हैं, तो देखते हैं। देखिए परीक्षा पर निर्भरता से बचाता है, परीक्षा का तनाव कम करता है, परीक्षा पर निर्भरता से बचाता है, अधिगम परिणामों में सुधार करता है, अवधारणा बोध को सुदृढ़ करता है, तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक और भी फाइनल करते हैं इसका, चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक विकास का बोबो डॉल प्रयोग किससे संबंधित है, एकदम सरल है, आप सभी पता है, बंडूरा, आंख मूंद के आप लगाएंगे, बंडूरा ने किया था बोबो डॉल का प्रयोग, कितना सरल तो पेपर आया यार, कहाँ आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, अभी गणित विज्ञान का पेपर नहीं देखे मैंने, सामाजिक अध्ययन का पेपर नहीं देखा है, बाल विकास सीडीपी बहुत बेस्ट है।
क्वेश्चन नंबर 29, भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं क्या क्या है? तो भाषा विकास से संबंधित हम लोग बाधाओं की अगर चर्चा करेंगे तो अविलंबित वाक्य जो थोड़ा रुक रुक के बोलता है ये भी व्यवहार में। अनुकरण करना तो आपके बाधा में नहीं आता। वाक विकार, हाँ ये आएगा। बोलने में कुछ कठिनाई आ रही है तो ये आता है, तो जे भी होगा, एल भी होगा। प्रश्नोत्तर नहीं आता। और सरल सा है, देखिए एकदम सरल है, आप निकाल लेंगे। अनुकरण करना कोई बाधा थोड़ी नहीं है, प्रश्न पूछना बाधा थोड़ी नहीं है, तो ये दो ठो हटा दीजिए। तो के और एम जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए। के यहाँ है, के यहाँ है, एम यहाँ है, तो एक ही तो बचा सी। तो हम लोग ऑटोमेटिक लगा लिया ऑप्शन सी, फाइनल कर दिए। ऐसे ही आप एक बात सीख जाइए, कोई नहीं रोक पाएगा शिक्षक भर्ती सीजीटेट में एक पोस्ट लेने के लिए। 5,000 में आपका एक पोस्ट फिक्स है। घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? घृणा, आप लोग जब रस पढ़ते हैं तो घृणा आपके निवृत्त के अंतर्गत आता है। किस मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है? निवृत्त के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत लोग इसको लगाए होंगे, नहीं यूसा नहीं आएगा, निवृत्त आएगा। ऑप्शन नंबर ए 30 का। तो हम लोग ने 30 क्वेश्चन कर लिए। अभी तक एनालिसिस में करता हूँ कि मैं 25 प्लस आपके सही हो रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है पेपर में, बस थोड़ा सा डीपली रखा गया है। वो जरूरी अभी के सभी पेपर में आपको कूट वाले प्रश्न ही देखने को मिलेंगे इसी लेवल के। और ऐसा नहीं कि कूट वाले क्वेश्चन करेंगे तभी कूट वाला बनेगा, आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी किए रहते हैं तो उसी से ही कूट वाला बनते हैं, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप पॉजिटिव निगेटिव शब्दों को पहचानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सीडीपी के क्वेश्चन बनेंगे। और उसी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई इसमें कठिन या हार्ड लेवल आप नहीं बोल सकते। 2-4 क्वेश्चन थे जैसे ये फैक्ट वाले हैं, आप ये नहीं पढ़े तो नहीं बनेगा। तो लगभग 25 क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे, ठीक है। तो जो गलती अभी तक सीजीटेट में की वो गलती दोबारा मत कीजिएगा। आज से ही आप हमसे जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, नंबर नोट कर लीजिएगा ताकि एक पोस्ट आपका फिक्स हो। 75, 83, 86, 44, 61। 1-2 दिन में आपके बैच में या इसमें डिटेल डाल दिया जाएगा। सहायक शिक्षक और शिक्षक की तैयारी हम लोग किस प्रकार से करेंगे, एक बार नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर नोट करिएगा, 75, 83, 86, 44, 61। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी सहायक शिक्षक शिक्षा बैच से जरूर जुड़ के एक बार हमारे से तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस ही मेन है, मैं अभी भी निष्कर्ष वही निकाला हूँ, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, बाकी सब्जेक्ट भी अपलोड होगा। रात को नहीं हो पाएगा, फिर सुबह करें, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। आराम से हम लोग कर रहे हैं, एनालिसिस करके कर रहे हैं ताकि आगे की तैयारी में मदद मिले।